जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ काफी बेहतरीन मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है जो कि 13 दिसंबर को ओपन हुआ था और 15 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। मतलब कल के दिन आखिरी दिन होने वाला है अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें तो 505 का जीएमपी चल रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 63.92% के, जो कि अपने आप में दोस्तों काफी मैसिव फिगर है। तो काफी मोटा पैसा आपको लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आने वाला है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 6,900 रुपीज रिटेल कैटेगरी से और 1,03,500 रुपीज चल रहा है एचएनआई कैटेगरी से। इशू साइज की अगर हम बात करें तो 1200 करोड़ का इशू साइज इस आईपीओ का डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों चलिए एक एक करके आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी प्रोफाइल को। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। कंपनी मेनली काम करती है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग का। अब ये बनाती क्या है, तो ये स्टेशनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। और उसको ये सेल कैसे करती है, तो इनका जो ब्रांड नेम है वो डॉम्स है और कुछ सब ब्रांड्स भी कंपनी होल्ड करती है जिसमें C3, अमेरिज एंड साथ ही फिक्सी फिक्स जैसे ब्रांड भी दिखाई देते हैं। एंड द कंपनी ऑफर्स स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल टू कंज्यूमर विच आर क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। तो दोस्तों मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 7 अलग अलग कैटेगरी में कंपनी ने सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहला है स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी, स्कॉलेस्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। चलिए कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं और भी डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। तो कुछ इस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट्स निकल करके आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्टेशनरी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेंसिल एंड एसेसरीज, ड्राइंग एंड कलरिंग्स, क्राफ्ट एंड हॉबिस्टिक्स, फाइन आर्ट, मार्कर एंड हाइलाइटर्स, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर स्टेशनरी, पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गिफ्टिंग रिलेटेड जो स्टफ होता है जो कि मेनली स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग व सेलिंग का कंपनी काम करती है। काफी सिंपल और काफी बढ़िया धंधे में कंपनी ऑपरेट करती है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह भी काफी बढ़िया है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छी रीच इस आईपीओ की और इस कंपनी की देखने को मिलती है। आमतौर पर काफी सारे जो पेंसिल्स, पेन्स वगैरह आप भी यूज करते होंगे वो भी डॉम्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं। एंड द कंपनी हैज एक्सक्लूसिव टाई अप विद सर्टेन एंटिटीज। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग चैनल काफी बढ़िया है। तो साउथ एशिया में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिला ग्रुप के साथ मिलकर के कंपनी करती है। एंड ग्लोबल रीच भी कंपनी की काफी बढ़िया है। मोर देन 45 कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है जिसमें यूएसए, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट शामिल है। और कंपनी R&D में काफी ज्यादा फोकस करती है। 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज को कंपनी ने अभी हायर किया है सितंबर 30, 2023 में फॉर R&D। तो ये पता चलता है इससे कि कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर के कितनी ज्यादा फोकस्ड है और कंपनी काफी अच्छा तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट भी कर पा रही है। साथ ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल, जो फिगर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1.48 बिलियन, 3.06 बिलियन, फिर 3.93 बिलियन और 6 मंथ्स की अगर हम बात करें प्रेजेंटली तो 2.2 बिलियन। तो काफी अच्छे से ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। और बाकी जो फिगर्स हैं फंडामेंटल्स वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और कंपनी काफी अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मार्केट होल्ड भी करती है मेनली स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में जिसमें पेंसिल, पेन्स वगैरह शामिल हैं। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल कंपनी का काफी बढ़िया निकल करके आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होकर के 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 18 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जा रहा है तो दोस्तों 19 दिसंबर को ही आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग आपको 20 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की बात करें 750 टू 790 का डिसाइड किया गया है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करें क्योंकि कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है और आपने अगर लोअर प्राइस बैंड या इन बिटवीन किया है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। लॉट साइज की बात करें 18 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 1200 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू 350 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जिसमें प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करके प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो 850 करोड़ का निकल करके आ रहा है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए भी डिस्काउंट है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के तो आप एम्प्लॉय डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। 75 रुपीज पर शेयर का एम्प्लॉयज डिस्काउंट इस आईपीओ में रखा गया है।
इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ यह है जिसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में देखने को मिलने वाली है। रिटेल कैटेगरी से अगर आपको अप्लाई करना है तो क्योंकि आपको अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करना होगा, तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई करते हैं, शेयर्स हो जाएंगे 18, अमाउंट हो जाएगा 14,220 रुपीज का। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी से जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए तक की होती है, तो आप 14 लॉट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर चाहे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करें चाहे 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो उसमें जो सेबी के न्यू नॉर्म्स हैं, जो न्यू रूल्स हैं, उसके तहत मैक्सिमम, क्योंकि सेबी चाहती है कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को या मैक्सिमम जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं रिटेल कैटेगरी के हों चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, मैक्सिमम लोगों तक उनका प्रॉफिट दिया जा सके। तो इसीलिए चाहे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करें या मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, अगर आप लकी भी रहते हैं और आपका लकी ड्रॉ में नाम आ भी जाता है तो आपको मिलेगा एक ही लॉट। तो जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसकी मिनिमम बिडिंग पर ही अप्लाई करें। रिटेल कैटेगरी से करना है तो एक लॉट के लिए करना है, स्मॉल एचएनआई से करना है तो 15 लॉट्स के लिए करना है, अमाउंट हो जाएगा 2,13,300 का। 70 लॉट्स के लिए नहीं करना है। अगर 70 लॉट का पैसा है तो उससे बढ़िया है कि 71 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दें बिग एचएनआई कैटेगरी से। अब बिग एचएनआई कैटेगरी से जो 10 लाख का अमाउंट लगता है, तो इससे रिलेटेड डाउट आता है 10 लाख का शेयर्स मिल जाएंगे या 2 लाख के शेयर मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको 2 लाख के ही शेयर। फायदा क्या हो जाता है बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने में कि दोस्तों अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो जो आईपीओ में रिजर्वेशन होता है 15% का एचएनआई कैटेगरी के लिए, उसमें से 5% का होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए और बचा हुआ 10% का होता है बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो ये फायदा मिल जाता है कि अलॉटमेंट के चांसेस 2 गुना हो जाते हैं एचएनआई कैटेगरी में आपके। और वहीं जो बिग एचएनआई कैटेगरी होती है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, तो थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो भी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में के कंपेरिजन में थोड़े से कम हो जाते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी में चांसेस आपके ज्यादा हैं, पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं अगर आप एक लॉट लगाते हैं डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से। तो दोस्तों और 14-14 हजार की एप्लीकेशन ये सबमिट करते हैं तो आपको एक आध लॉट भी मिल जाएगा, तो काफी छोटा लेकिन काफी अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलने वाला है इस आईपीओ में। तो हमेशा ही अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक अकाउंट से मैक्सिमम लॉट के लिए अप्लाई ना करें, डिफरेंट डिफरेंट जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं के अकाउंट से अप्लाई करें। अब इसमें यह भी डाउट आता है कि सेम यूपीआई आईडी डाल करके डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट और पैन कार्ड होल्डर से अप्लाई करवा दे तो ये भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उन्हीं का यूपीआई आईडी होना चाहिए, सेम अकाउंट नंबर होना चाहिए, सेम पैन कार्ड होना चाहिए, सेम यूपीआई आईडी होनी चाहिए, सेम नाम से डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये जो है वो सब कुछ एक ही बंदे का होना चाहिए, अलग अलग होगा तो फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ गई हो तो भैया प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 100% की थी प्री इशू में और पोस्ट इशू में घट करके 74.97% की रहने वाली है, जो कि अभी भी काफी डिसेंट फिगर है। अब चलिए फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट्स की बात करें, एसेट्स 457 करोड़, 497 करोड़, 639 करोड़, फिर मार्च क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर तक भी इसमें ग्रोथ देखने को मिली 829 करोड़। रेवेन्यू की बात करें 408 करोड़, 686 करोड़, यहाँ से फिर 2 गुना हो गया साल 2022 से साल 2023 के बीच। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अब एक कंसर्न वाला फैक्टर क्या है कि साल 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट तो था ही नहीं, लॉस में थी कंपनी। अब उसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि कोरोना उस समय चल रहा था। तो दोस्तों कोरोना में लोग बाहर जाकर के परचेज वगैरह नहीं कर रहे थे स्टेशनरी वगैरह को, और वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी चल रहा था, तो उसका भी काफी ज्यादा अफेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में उस दौर में, पेंडेमिक के दौर में देखने को मिला है। और काफी सारी कंपनीज को उस समय काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था, तो वो होना भी लाजमी है। एंड साल 2022 की बात करें 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, फिर बढ़ करके साल 2023 में 102 लाख करोड़ का हो गया, फिर 73.91 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ भी कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंसेक्यूटिव ग्रोथ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और नेटवर्थ इवन रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखने को मिली है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल बोरोइंग की अगर हम बात करते हैं तो बोरोइंग कंपनी की थोड़ी सी बढ़ गई है, 97 करोड़ से बढ़कर के 176 करोड़ तक आ गई है। डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी काफी मिनिमम है, 0.28 का है, जो कि चलता है। अगर ये 1 से ज्यादा होता या 0.5 से ज्यादा होता तो थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर होता। अभी बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो 43.19 के पी रेशियो पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है। चलिए कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं पी रेशियो के आधार पर। तो अगर हम
कैमलिन की बात करें तो 64 के पीई पर ट्रेड हो रही है, लिंक लिमिटेड 28 पर, नवनीत एजुकेशन 15 पर, फ्लेयर राइटिंग जो कि अभी लिस्ट हुआ था, काफी अच्छी लिस्टिंग हुई थी 64% की, वो 35 पर लिस्ट हो रही है। तो थोड़े से प्रीमियम में आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, बहुत ज्यादा चीप नहीं है, पर क्योंकि फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी इंटैक्ट हैं, ये एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है जिसकी डिमांड हमेशा ही मार्केट में होती है, तो इसीलिए थोड़े से प्रीमियम में ट्रेड करना बिल्कुल बनता है, और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, रीजनेबल आप कह सकते हैं, पर हाँ थोड़े से हाई प्रीमियम में तो जरूर कहेंगे, और इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैं अगर करूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए करूंगा, लिस्टिंग गेन्स के लिए करूंगा, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देख के, एनुअल रिजल्ट देख के अगर और भी कंपनी अच्छे से बिजनेस को बढ़ाती हुई नजर आती है तो मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फिर स्टेक बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4793.77 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़िया है 33.54, एंड आरओसी भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.31 का निकल करके आ रहा है। अर्निंग पर शेयर 18.29 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.39% की कंपनी की देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि कंपनी आखिर आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, तो सबसे पहला पॉइंट जो कंपनी ने दिया है वो है प्रपोजिंग टू पार्टी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज फॉर वाइड रेंज ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर पेन्स, मार्कर्स एंड हाइलाइटर्स। तो दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, उसके लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लगाने के लिए, जिसलिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट कंपनी का निकल करके आ रहा है। चलिए अब एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेकआउट कर लेते हैं। ये भी डाउट आता है कि एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को कैसे चेक करते हैं, तो अगर आप चित्तौड़गढ़ की साइट को खोलते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके किसी भी आईपीओ में जाएंगे और आईपीओ अगर ओपन हो चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक दिख रही है, डॉम्स आईपीओ एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट। तो इसको अगर आप चेक करते हैं तो इस तरीके से एक आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारे एंकर इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कौन इनमें पैसा लगा रहे हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे एसबीआई के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फंड्स ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, अशोका ने लगाया है, फिडिलिटी फंड्स ने लगाया, गोल्डमैन सैक्स ने लगाया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगाया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला। ये लिस्ट आप जा करके और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं, काफी लोगों ने ऑलरेडी इसमें पैसा लगाया है, काफी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस वगैरह इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो काफी बढ़िया ये आईपीओ है। काफी अच्छी एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट निकल करके इस आईपीओ की आ रही है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आईपीओ में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं, कुछ रिस्क वाले फैक्टर्स भी एसोसिएटेड होते हैं कंपनी के साथ, तो चलिए उन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है द कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन फिला ग्रुप फॉर बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपोर्ट सेल्स। तो दोस्तों किसी और के लिए, मतलब किसी और पे कंपनी डिपेंड करती है, डिपेंडेंट है अपने ऑपरेशंस के लिए और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंसर्न वाला फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि रिस्क वाला फैक्टर है, पर एक कंसर्न वाला फैक्टर है। रिवेन्यूज आर डिपेंडेंट ऑन द टॉप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मेजर जो मार्केट शेयर होल्ड करती है वो पेंसिल वगैरह के बिजनेस में कंपनी करती है, तो थोड़ा सा टॉप प्रोडक्ट्स इसके वही हो जाते हैं। एंड द कंपनी फेसेस सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन द बिजनेस। तो दोस्तों प्रेशर तो इसमें रहने वाला है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, जैसा कि एक 6 पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, ऑपरेट्स इन अ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री विद अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अब दोस्तों काफी सारे अप्सरा है, नटराज है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं, साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड भी काफी सारे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन काफी ज्यादा देते हैं इस कंपनी को। फोर्थ पॉइंट है द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेज इन द पास्ट। तो कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है साल 2021 में, जो कि एक कंसर्न वाला फैक्टर था, पर उस समय कोरोना चल रहा था, तो कंपनी को जाने देते हैं इस पॉइंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट है नेगेटिव कैश फ्लो इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है कि कैश फ्लो, अगर नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव आ रहा है, और उसको चेक करने के लिए आप टिकट डॉट फिनोलॉजी की साइट पे अगर आ जाते हैं और भी अच्छे से फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं। नेट सेल्स की अगर हम बात करें 362, फिर 618, फिर 1082, तो नेट सेल्स वगैरह लगातार बढ़ी है। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व्स, तो टोटल रिजर्व्स भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी के। अब जैसा कि हमने देखा था कि नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, तो नेट कैश फ्लो 2022 में नेगेटिव निकल करके आ रहा है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है। पर सबसे जरूरी होता है कि ऑपरेशन से कंपनी किस तरीके के प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है, जितना कंपनी पैसा लगा रही है उस पर पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है, एक्चुअल में उसकी जेब में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ
बैलेंस शीट में ही दिख रहा है, तो वो पता चलता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कि ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है। तो ऑपरेशन से लगातार जो पैसा आ रहा है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 15.84 करोड़, फिर 44.72 करोड़ और 167.63 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने ऑपरेशन से कमाया है, और थोड़ा सा लॉस वगैरह बुक किया इन्वेस्टिंग से एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है, पर ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बेहतरीन निकल करके आ रहे हैं। और 2021 वाला जो फैक्टर है एक जो है वो अब थोड़ा सा रहने देते हैं, क्योंकि उस समय कोरोना था। ओवरऑल फाइनेंशियल्स बढ़िया है, बहुत ज्यादा कंपनी के साथ जुड़े हुए रिस्क नजर नहीं आते, पर जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है ये इतना चीप निकल करके नहीं आ रहा है कि इसमें जब लिस्टिंग गेन्स भी ऐड हो जाएंगे तो वो उसी प्रीमियम पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय पिक होगी। तो इस तरीके से नहीं है। अगर ये आगे चल करके क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया शो करती है कंपनी, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जाएगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए तो लिस्टिंग गेन्स के लिए बेहतरीन ये आईपीओ जिसमें 60 to 65% के लिस्टिंग गेन्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपको बताया जाता है। ये जो फिगर है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी करता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड देखने को मिलता है, और खास करके मार्केट उस समय किस तरीके से ट्रेड हो रहा है और सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। तो सब्सक्रिप्शन फिगर की अगर हम जानकारी लें, आज के दिन में कितना सब्सक्रिप्शन या आईपीओ हो चुका है, सेकंड डे अभी चल रहा है, क्लोजिंग नहीं हुई है सेकंड डे की। तो अगर हम बात करें दोस्तों डॉम्स आईपीओ की, तो 11.81 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी से देखने को मिला है 35.40 टाइम्स का, एचएनआई कैटेगरी में 19.101 टाइम्स का, और क्यूआईबीज जो होते हैं वो हमेशा ही आखिरी दिन अप्लाई करते हैं, तो क्यूआईबीज में अभी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन, पर ये लास्ट डे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसमें काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छा है, जीएमपी बढ़िया है, तो इसमें लिस्टिंग जरूर मिलेंगे। पर जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, खुद की ओन रिसर्च, खुद के एनालिसिस, खुद के कन्विक्शन और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको लगातार बताता रहे कि भैया ये करना है वो करना है। फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं उसमें काफी ज्यादा रिस्क जुड़ा हुआ होता है, और आईपीओ वगैरह में तो ऐसा है कि काफी अच्छा पैसा बनता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। इस समय मार्केट काफी अच्छा चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसीलिए काफी सारे आईपीओज अपने लिस्टिंग करवा रहे हैं। काफी सारे आईपीओज इस समय इसलिए आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए फटाफट सारे ही आईपीओज के जो जीएमपी उन्हें चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हैप्पी फॉर्जिंग की, तो मेन लाइन कैटेगरी का बढ़िया आईपीओ है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद पोस्ट कर दिया जाएगा। 52% के लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। स्वराज स्टेट में 18% के, मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे 32.65% के। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है, और इसमें हमने ये भी बताया कि किसी भी आईपीओ का रिव्यू और एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। अब दोस्तों मोती सन ज्वेलर्स जो आईपीओ है उसको तो आपको मिस करना ही नहीं है। 180% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को अगर आपने नवंबर के महीने में मिस किया है, तो दोस्तों ये वो मौका है कि दिसंबर के महीने में आप बेहतरीन बहुत ही मोटा पैसा बना सके मोती सन ज्वेलर्स आईपीओ से। बेहतरीन आईपीओ, इस पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है। आई बटन पे क्लिक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर या चैनल पे विजिट कर आप इन सारे जो आईपीओ हैं उनके डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के वीडियो चेक जरूर कर लीजिएगा। सियाराम रिसाइकलिंग की बात करें, एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, 60.87% के लिस्टिंग गेन्स। बेंचमार्क कंप्यूटर एसमी कैटेगरी का आईपीओ 53%। आइनॉक्स इंडिया बेहतरीन मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ, इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आज ही के दिन हम पोस्ट कर देंगे। जीएमपी है 68.94% पर। इंडिया शेल्टर 32.86%। डॉम्स ऑलरेडी हमने बताया 63.92%। एसजे लॉजिस्टिक्स एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, आज ही के दिन क्लोजिंग है, 108% के लिस्टिंग शो कर रहा है, इस पे जरूर अप्लाई करें, काफी बढ़िया पैसा इसमें बनेगा। एसएन माइक्रोसेल का आज के दिन अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है, कल के दिन आना था लेकिन आज के दिन आया, डिले हो गया इसमें। मुझे पर्सनली तो इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला, मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस वगैरह लगाई थी। इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो के फिनटेक जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट को विजिट कर आप चेक कर सकते हैं। पेस्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें, आज के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होना है, आपको मिलेगा kmio.india जो कि एक इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट में जाकर के इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं 69.44% के। अब दोस्तों अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो, इन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद भारतम।